पार्ट 1, एग्जीक्यूटिव को निगमीकरण की प्रक्रिया के लिए कहाँ से अथॉरिटी मिलती है। CCS पेंशन रूल्स 1972 लेटेस्ट मॉडिफाइड इन 2021। इसके रूल 37A में यह लिखा हुआ है कि यदि किसी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को PSU में कन्वर्ट किया जाता है तो उसके सभी एम्प्लॉयज़ PSU में डीम्ड डिप्टेशन पे एन मास ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। डीम्ड डिप्टेशन पर रहते हुए उनको एक ऑप्शन फॉर्म दिया जाएगा, यदि वो, जिसमें 2 ऑप्शन होंगे, यदि वो PSU में एब्जॉर्ब होने का चूज़ करते हैं तो वो PSU के पार्ट हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में वो जो पोस्ट होल्ड कर रहे हैं अपने कैडर में, वो पोस्ट डिज़ोल्व हो जाएगी और वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं रहेंगे। दूसरे केस में यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई होना चूज़ करते हैं तो आपको रिपेट्रिएट किया जाएगा गवर्नमेंट में थ्रू सरप्लस सेल। अब ये जो रीडिप्लॉयमेंट थ्रू सरप्लस सेल होता है, तो रीडिप्लॉयमेंट के कुछ रूल्स हैं जिनको CCS रीडिप्लॉयमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ रूल्स 1990 में लिखा गया है। एक चीज़ और जानने वाली है कि पहले ये रूल था कि यदि आपको ऑप्शन फॉर्म दिया जाता है और आप ऑप्शन फॉर्म नहीं फिल करते हैं तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय होना ही चूज़ कर रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट। आज की डेट में ये रूल बदल चुका है। आज की डेट में ऐसा है, अगर आप ऑप्शन फॉर्म फिल नहीं करते हैं या आपका फिल्ड ऑप्शन फॉर्म गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच पाता है तो ये मान लिया जाएगा कि आपने एब्जॉर्प्शन चूज़ कर लिया है और आप PSU में एब्जॉर्ब होना चाहते हैं। दूसरी चीज़, जब DOT का BSNL में कन्वर्ज़न हुआ था, वो प्रोसेस इतना लंबा चल गया था कि जिससे गवर्नमेंट को ये बात समझ में आई कि ये अंतहीन प्रोसेस हो सकता है अगर इसको सिस्टमेटिक वे में ना किया जाए। तो DOPT ने अक्टूबर 2010 में एक मेमोरेंडम के थ्रू, OM के थ्रू एक गाइडलाइन इशू की थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये डीम्ड डिप्टेशन पे जाना, ऑप्शन फॉर्म को चूज़ करना और उसके बाद रिपेट्रिएशन इन द गवर्नमेंट, यानी कि रीडिप्लॉयमेंट थ्रू सरप्लस सेल, ये करने के लिए टोटल 7 साल का समय गवर्नमेंट को दिया जाएगा। 5 साल दिया जाएगा कि आप डीम्ड डिप्टेशन पर रहें और आप रूल्स फ्रेम कर लें कि ऑप्शन फॉर्म मिलने पर अगर आप PSU ऑप्ट करते हो तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो ये 5 साल दिए गए हैं रिक्रूटमेंट रूल्स डिसाइड करने के लिए। मैक्सिमम 5 साल के अंदर आपको ऑप्शन फॉर्म का काम पूरा कर लेना है। उसके बाद जिन लोगों ने गवर्नमेंट ऑप्ट किया होगा उनको अगले 2 साल में आपको गवर्नमेंट में वापस बुलाना है, रिपेट्रिएट करना है। एक ये बात हो गई। अब हम लोग समझ लेते हैं कि कुछ अथॉरिटी या रेस्ट्रिक्शंस भारत के संविधान द्वारा भी एग्जीक्यूटिव पे लगाए गए हैं। आर्टिकल 309 से 311 सेंट्रल सिविल सर्विसेज से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, हम एक बार उनको भी देख लेते हैं। आर्टिकल 309 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी सेंट्रल सिविल सर्विस के रिक्रूटमेंट रूल्स को फ्रेम कर सकते हैं। आर्टिकल 310 में सब क्लॉज 1 में ये लिखा हुआ है कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज के एम्प्लॉयज़ या ऑफिसर्स आर वर्किंग ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। सबसेक्शन 2 में ये लिखा हुआ है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहें तो वो किसी पोस्ट को डिसॉल्व भी कर सकते हैं और ऑफिसर को कंपनसेशन दे सकते हैं और उसको डिसमिस कर सकते हैं। बट इस क्लॉज से सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स को बाहर रखा गया है, यानी कि सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं उनकी पोस्ट को। आर्टिकल 311 ये है सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स के डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक के रिगार्डिंग। ये तीनों ही चीज़ करने के लिए 2 बातें बोली गई हैं। पहली बात कि इट कैन नॉट बी डन बाय द अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यानी कि जो कुछ कर सकते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कर सकते हैं क्योंकि उन्हीं के द्वारा हमें रिक्रूट किया गया है। नंबर 2,
इट कांट बी डन एक्सेप्ट आफ्टर एन इंक्वायरी। जब अगर हमारा रैंक रिड्यूस करना है या किसी भी सेंट्रल सिविल सर्विसेज ऑफिसर का रैंक रिड्यूस करना है, रिमूव करना है, डिसमिस करना है, तो वो एक इंक्वायरी के तहत ही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 311 के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला हुआ है कि इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है कि किसी सेंट्रल सिविल सर्विसेज के ऑफिसर को डायरेक्टली डिसमिस कर दिया जाए। एक चीज़ ये हो गई। अब हम लोग समझ लेते हैं कि जो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप सर्विस के पार्ट हैं। अब ये ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप सर्विस के फीचर्स क्या हैं या इनके पैरामीटर्स क्या हैं, क्या इनकी कंडीशंस हैं, क्या इनके प्रिविलेजेस हैं, उनको हम देख लेते हैं। इनके बारे में हमें ये समझना है कि जब किसी सर्विस को ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप सर्विस का दर्जा दिया जाता है तो ये कैडर रिव्यू के थ्रू होता है। नंबर एक बात, जब किसी सर्विस को बनाया जाता है OGAS तो वो कैडर किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है, यानी कि उस कैडर की जो स्ट्रेंथ डिसाइड की जाएगी, जितने ऑफिसर्स उस कैडर में रखे जाएंगे वो उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं। ये कैडर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग नहीं करता है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है। नंबर दो, ये बात हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप सर्विस के ऑफिसर्स जो इनकैडर्ड पोस्ट हैं वो उस पर भी पोस्टेड होते हैं, और साथ ही जो एक्स कैडर पोस्ट हैं, यानी कि जैसे हम लोग डेपुटेशन पर जाते हैं तो ये जो एक्स कैडर पोस्ट हैं वहाँ पर भी ये एम्प्लॉय किए जा सकते हैं। इससे भी ये इन्फर किया जा सकता है कि जो कैडर की स्ट्रेंथ है, जो ऑफिसर्स रिक्रूट किए गए हैं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के पोस्ट से नहीं जुड़े हुए हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से नहीं जुड़े हुए हैं। वो डेपुटेशन पे भी रह सकते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में भी रह सकते हैं। तो एक ये बात हो गई। तीसरी बात, जब ऑप्शन फॉर्म के तहत कोई ऑफिसर एब्जॉर्प्शन चूज करता है तो ऐसा लिखा गया है कि कैडर से वो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, साथ में वो ऑफिसर जो पोस्ट होल्ड कर रहा था वो पोस्ट डिसॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कैडर की जो स्ट्रेंथ थी, कैडर में जो एक पोस्ट थी, एक वैकेंसी थी, वो डिसॉल्व हो गई, कैडर की स्ट्रेंथ कम हो गई। इन तीनों बातों के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि कैडर अपने आप में एक एंटिटी है, एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है जो कि किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई गई है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग नहीं करती है। कैडर की स्ट्रेंथ और ऑफिसर ये अपने आप में एग्जिस्ट करने के लिए इंडिपेंडेंट है, इसको किसी पोस्ट पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। यानी कि अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कन्वर्ट किया गया है तो भी कैडर में जो ऑफिसर्स हैं उनका रिक्रूटमेंट एक पर्पस के लिए हुआ था, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कन्वर्जन उस पर्पस को नहीं ख़त्म करता है। इतनी बात हो गई। इसके साथ ही हम इस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो आर्टिकल 311 दिया है उसके थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 311 में लिखा हुआ है कि किसी भी सेंट्रल सिविल सर्विसेज ऑफिसर को डिसमिस, रिमूव या फिर रिड्यूसिंग इन रैंक विदाउट एनी इंक्वायरी नहीं किया जा सकता है। अब अभी जो मैंने आपको बताया था रीडिप्लॉयमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ रूल्स 1990 जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर किसी ने ऑप्शन फॉर्म में गवर्नमेंट एम्प्लॉई होना चूज़ किया और उसको सरप्लस सेल में डाला जाता है तो सरप्लस सेल में 6 महीने का टाइम होता है जिसमें आपको किसी दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रीडिप्लॉय करने का समय होता है। इसके शुरू के 3 महीने में, आज जो रूल्स हैं उसके तहत शुरू के 3 महीने में आप जिस पोस्ट पर पहले थे उसी के इक्विवेलेंट कोई पोस्ट आपको ऑफर की जाती है। अगर शुरू के 3 महीने में ऐसा नहीं हो पाता है तो अगले 3 महीने में जिस पोस्ट को आप होल्ड कर रहे थे उससे एक बिलो रैंक की पोस्ट भी आपको ऑफर की जा सकती है। यानी कि ऑफिसर एक
लेवल बिलो पोस्ट पे ज्वाइन करेगा और वो उसी लेवल पे एब्जॉर्ब हो जाएगा उस डिपार्टमेंट में, यानी कि उस ऑफिसर का रैंक रिड्यूस किया गया विदाउट एनी इंक्वायरी, जो कि आर्टिकल 311 के अगेंस्ट है। इन दोनों चीज़ों को देखते हुए भी ये चीज़ समझा जा सकता है कि ऑर्गेनाइज्ड ग्रुपे सर्विस को सरप्लस सेल में नहीं डाला जा सकता है, क्योंकि सरप्लस सेल में डालेंगे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट ये बात हो जाएगी, जो कि जुडिशरी में चैलेंज की जा सकती है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। इतनी बात हो गई। इसके अलावा एक चीज़ और जानने वाली है कि जो निगमीकरण की अथॉरिटी है वो 37A रूल के तहत मिल रही है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन को कन्वर्ट करने की अथॉरिटी दी गई है। जो कैडर है, कैडर को कन्वर्ट करने की अथॉरिटी नहीं दी गई है। कैडर का कन्वर्जन नहीं किया जा रहा है। आज भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का ही कन्वर्जन किया गया है। IFS कैडर अपने आप में इंटैक्ट है। अब बात यह है कि क्या जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं वो कभी मतलब क्या कैडर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप सर्विस को कभी ख़त्म ही नहीं किया जा सकता है? क्या ये अमर है? तो ऐसा नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप सर्विस जब बनाई जाती है तो वो कैडर रिव्यू के थ्रू ही बनाई जाती है, और अगर इस कैडर में कुछ भी चेंज करना है तो वो भी कैडर रिव्यू के थ्रू ही किया जा सकता है। तो अब ये कैडर रिव्यू क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। कैडर रिव्यू एक रूटीन प्रोसेस है जो कि DOPT एज अ नोडल एजेंसी करती है। हालांकि कैडर रिव्यू का काम उस डिपार्टमेंट का ही होता है जिससे वो कैडर बिलोंग कर रहा है। वो डिपार्टमेंट ही एक प्रपोजल रखता है DOPT के पास। DOPT को फिर लाइजनिंग के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। इसके बाद एक कैडर रिव्यू कमेटी बनती है जिसको हेड करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। इनके 4 मेंबर्स होते हैं। चेयरपर्सन कैबिनेट सेक्रेटरी हो गए, उसके अलावा 4 मेंबर्स। नंबर 1, जिस ऑर्गेनाइजेशन को कन्वर्ट किया जा रहा है उससे रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है उसके जो सेक्रेटरी होंगे वो होते हैं एक मेंबर। दूसरे मेंबर DOPT के सेक्रेटरी दूसरे मेंबर होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के सेक्रेटरी तीसरे मेंबर होते हैं। और जिस कैडर का रिव्यू हो रहा है उसके सीनियर मोस्ट ऑफिसर जो होंगे वो चौथे मेंबर होते हैं। जब डिपार्टमेंट अपने कैडर रिव्यू के लिए प्रपोजल भेजता है DOPT को, तो DOPT इस प्रपोजल को कमेटी के सामने पुटअप करता है। कमेटी अपने उसको एनालाइज करती है प्रपोजल को, और एनालाइज करने के बाद जो फाइनल ड्राफ्ट होता है उसको कैबिनेट के पास अप्रूवल के लिए पुटअप किया जाता है, और कैबिनेट के अप्रूवल के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है। कैडर रिव्यू कमेटी का मैंडेट क्या होता है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, वैसे तो अभी DOPT की गाइडलाइन है कि हर 5 साल पे ग्रुप ए सर्विस का कैडर रिव्यू होना चाहिए, और इस कैडर रिव्यू में मेनली मैन पावर प्रोजेक्शन, रिक्रूटमेंट प्लानिंग कि हर साल कितने लोगों को रिक्रूट किया जाए, तो जो जनरली 3% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ होता है। इसके अलावा एनकैडरमेंट, जितनी पोस्ट कैडर से बिलोंग करती हैं उनसे अगर किसी पोस्ट को और बढ़ाना है, किसी और पोस्ट को एनकैडर करवाना है, वो भी कैडर रिव्यू के थ्रू ही होता है। अगर डीकैडरमेंट करवाना है, किसी पोस्ट को हटाना है, वो भी कैडर रिव्यू के थ्रू होता है। मैनेजिंग रिजर्व्स, हमारा जैसे डिप्यूटेशन रिजर्व 20% है, या ITS के केस में स्पेशल डिमिनिशिंग रिजर्व था जो कि BSNL में पोस्टेड था, ये रिजर्व, या फिर किसी भी और तरह का रिजर्व अगर होता है तो वो भी कैडर रिव्यू के थ्रू ही चेंज किया जा सकता है। तो बेसिकली इसके अलावा एक मेन काम ये भी होता है कि जो कोई कैडर है उसमें डिफरेंट लेवल्स पे ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ डिफाइन की गई है कि JG लेवल पे इतना, SAG लेवल पे इतना, JTS STS। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदला जाता है टाइम टू टाइम। तो एक मेन काम ये भी किया जाता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैडर स्ट्रेंथ। तो आप अगर इस चीज प्रक्रिया को देखते हैं तो मेनली कैडर रिव्यू जो किया जाता है वो रीअरेंजिंग अ सर्विस टू एवर चेंजिंग नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और कैडर की एफिशिएंसी, मोरल और इफेक्टिवनेस
को इंश्योर करने के लिए कैडर रिव्यू किया जाता है। इसके अलावा हम लोग एक जनरल बात ये भी जान लेते हैं कि आईएफएस जो कैडर है उसमें करंटली 1714 ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ डिफाइंड है। 1 अप्रैल 2023 को आईएफएस में कुल 1273 ऑफिसर्स थे, 1273, जो कि वर्किंग हैं। और 4 साल में रिटायरमेंट प्रोफाइल ये है कि 109 ऑफिसर्स रिटायर हो जाएंगे, यानी कि 1 अप्रैल 2027 को 1162 ग्रुप ए ऑफिसर्स आईओएफएस में रहेंगे।